हेलो दोस्तों, नमस्कारम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन। तो दोस्तों आज टेक्निकल शॉर्ट नोट्स में अपन स्टील स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर हम बेसिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। दोस्तों ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो किसी भी साइट या किसी से भी कॉपी नहीं किए गए, और दीज नोट्स आर एप्लीकेबल फॉर यूपीएससी, गेट, पीएसयूज, एसएससी एंड ऑल अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, स्टील स्ट्रक्चर का बेसिक एंड कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियोस का अपडेटेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को ऑन कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल इंजीनियर उम्मीद को। दोस्तों आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्यूरीज है, या मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या ये जो नंबर दिया है मैंने इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तबीयत अच्छा होगा, अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे एंड जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप पूरा फुल 100 एफर्ट मार रहे होंगे। तो दोस्तों अपन स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 1 एनालिसिस करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। एंड दोस्तों फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि जो स्टील स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है उसमें अपन बेसिक्स को कवर करेंगे दोस्तों। और बेसिक्स में भी क्या करेंगे, जनरल जो भी स्टील स्ट्रक्चर का जो भी पार्ट है दोस्तों, वो बेसिक्स का उसको अपन कवर करेंगे। तो दोस्तों अपन डिस्कस करते चलते हैं। तो दोस्तों अपन इसमें स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं कि मोडुलरिटी क्या होती है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का और एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम का डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम कितना है, जितना स्टील का है दोस्तों उसका 1/3 है। एल्यूमिनियम का क्या है दोस्तों, जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, मतलब कि जो जिसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, कितना एक्सपेंशन होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 टाइम्स होता है किसके, स्टील के थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के। और स्टील का कितना होता है दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। यील्ड पॉइंट ऑफ द माइल्ड स्टील 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है दोस्तों। और एंडोरेंस लिमिट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों एंडोरेंस लिमिट जहाँ तक कि मतलब कि उसकी फुल कैपेसिटी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी फुल 100% के होती है, मतलब जहाँ तक वो विदाउट थके, अगर अपन देसी भाषा में बात करें तो बिना थके, जहाँ तक अपन जैसे कि अपन रनिंग कर रहे हैं तो विदाउट थके, इसके बाद में अपन को लगता है कि यार अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, यानी कि ऐसे स्टील स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है जब लोड नहीं ले पाएगा, दैट इज़ द एंडोरेंस लिमिट। एंड फॉर माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है, लोड आगे लेता है, अपन दौड़ते हैं ये तो ऐसे ही अपन क्या करता है, ये स्ट्रक्चर स्टील कोई भी स्ट्रक्चर है वो लोड लेता है, लेकिन उस तक वो क्या करता है 100 एफिशिएंसी, उसके बाद में उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंडोरेंस लिमिट। एंड माइल्ड स्टील के लिए 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और एल्यूमिनियम के लिए 131 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है दोस्तों, ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए और यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए जो कि आरसीसी होता है अपना, उसके लिए मैंने डिजाइन की मतलब कि ड्रॉ किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, स्ट्रेन होता है वो किसका कॉज होता है, स्ट्रेस का, मानिए कि स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो दोस्तों पहले स्ट्रेन डेवलप होगा, ओरिजेंटल एक्सिस पे रखा, स्ट्रेस बाद में डेवलप होगा, तो इसको मैंने क्या करा, वाई एक्सिस पे रखा। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, माइल्ड स्टील के लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, पहले अपन दोनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही इसमें क्या है, स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन किसके, कंक्रीट के लिए। एंड स्ट्रेन जहाँ से अपना कर्व चेंज होता है वो स्ट्रेन का पॉइंट है 0.002, एंड फाइनल जो स्ट्रेन है 0.00, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे देखा मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जिसका कि कितना स्ट्रेस है 0.67 इंटू एफ सी के मैक्सिमम, एंड डिजाइन स्ट्रेंथ है वो कितना है 0.45 इंटू एफ सी के, जिसको दोस्तों अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया तो होल स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम से रिड्यूस हो जाता है, जिसमें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूरे स्ट्रक्चर पूरे कर्व को डाउन कर देती है।
तो दोस्तों ये 0.45 इंटू एफ सी के थोड़ा बिलो हो जाता है, जिसके लिए अपन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन करके चलते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो 0.67 इंटू एफ सी के होती है दोस्तों। और डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होती है, डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं अपन, तो 0.45 इंटू एफ सी के अपन कवर करते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, इसके लिए अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ओ से लेकर के ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ओ से लेकर के ए तक क्या है, लीनियर अपना कर्व कैसा बनेगा, लीनियर कर्व बनेगा। बी पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एंड यहाँ तक अपना ए पॉइंट तक होता है वो लीनियरिटी को वेरिएशन करता है। उसके बाद में दोस्तों डी पॉइंट होता है वो क्या बोलते हैं अपना सी पॉइंट होता है, जो अपर यील्ड, इधर जो सी पॉइंट होता है दोस्तों ये अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में लोड लेने की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और डी पॉइंट पे आ जाता है। डी पॉइंट पे स्ट्रक्चर जैसे ही आता है तो क्या होता है दोस्तों, अपना लोअर यील्ड पॉइंट होता है। और डी से लेकर के दोस्तों जैसे ही मैं अगर उस पर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, डी से लेकर के ई तक स्ट्रेन की वैल्यू क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन स्ट्रेस जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है दोस्तों। और जो डी ई अपना रीजन होता है उसको अपन किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, प्लास्टिक रीजन के नाम से जानते हैं। तथा उसके बाद में दोस्तों ई से लेकर के एफ तक लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ई एफ जो रीजन होता है उसको हार्डनिंग, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी अपना वायर है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है वो हार्डनिंग को गेन कर लेता है। और एफ होता है दोस्तों अपना एफ जो फाइनल मतलब इसके बाद में आपको मैक्सिमम फेल हो जाता है जी। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसे कि मेरा या तो यील्ड स्ट्रेस है कि मतलब मेरा स्ट्रक्चर कितने पे यील्ड हो रहा है, डिवाइडेड बाय द वर्किंग कितना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अपन इसको नाम देते हैं दोस्तों। या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं कि अपन का मतलब कितना कैरिंग कैपेसिटी है और कितना अभी वर्किंग में लोड आ रहा है। तो दोस्तों इसको डिफरेंट डिफरेंट अपन एंगल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वर्किंग स्ट्रेस। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कि कितना मार्जिन रखा गया है सेफ्टी का, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। ठीक है दोस्तों अब आते हैं अपन कार्बन कंटेंट और मटेरियल के ऊपर। तो मतलब कि कौन कौन से मटेरियल में कितना कितना परसेंटेज कार्बन कंटेंट होता है। तो रॉट आयरन के अंदर दोस्तों कार्बन कंटेंट की वैल्यू लेस देन 0.1 होती है एंड 0.1 होती है। उसके बाद में स्टील में ये जो रॉट आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसमें कार्बन की क्वांटिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। और ये क्या होता है, सबसे प्योर फॉर्म होता है। उसके बाद में स्टील आता है जिसमें कि कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और 0.1 से लेकर के 0.25% तक इंक्रीज हो जाती है। हाई कार्बन स्टील होता है, तो हाई कार्बन स्टील होता है तो 0.55 से लेकर के 0.95%। उसके बाद में कास्ट आयरन होता है 2 से लेकर के 4% के बीच में इसमें कार्बन कंटेंट होता है। तो इसका मतलब कास्ट आयरन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है दोस्तों। और अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो डिजाइन लोड होता है, डिजाइन लोड क्या होता है कि दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको एकदम शॉर्ट से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपको रिवीजन करना है और आप इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू ईजिली से कुछ भी काम कर रहे हो या जैसे कि आप तैयारी स्टडी कर रहे हो या घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो या फिर कुछ भी दोस्तों के साथ बैठे हो, तो आप इसको ऑन करके और आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों अपन उसके बाद आते हैं डिजाइन लोड। डिजाइन लोड क्या चीज़ है, मेरा जो लोड के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है या फैक्टर लोड लिया है मल्टीप्लाई बाई द वर्किंग लोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना डिजाइन लोड मिल जाएगा। मतलब कि अपन को डिजाइन को क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं और डिजाइन स्ट्रेंथ है उसको क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट, क्योंकि डिवाइडेड बाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई द मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है दोस्तों अब अपन परमिसिबल स्ट्रेस की बात करते हैं दोस्तों। परमिसिबल स्ट्रेस मैंने क्या किया कि यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस 2 कंडीशन में, LSM के अंदर और एक WSM के अंदर। तो दोस्तों बियरिंग, कंप्रेशन और टेंशन के अंदर जो मैं LSM के अंदर जो परमिसिबल स्ट्रेस लूँगा वो कितना लूँगा, FY डिवाइडेड बाई 1.1। एंड अगर मैं अल्टीमेट लोड लेके चल रहा हूँ तो FU डिवाइडेड बाई 1.25। मतलब कि अल्टीमेट लोड के केस में 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे और यील्ड के केस में 1.1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों अगर मैं इसी को शेयरिंग में ले लेता हूँ तो शेयरिंग में दोनों जगह क्या करते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा ये WSM के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक कि ये स्लाइड कवर होता है। एंड बियरिंग
सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों, बियरिंग में होता है। वो कितना होता है ये डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, 0.75 इंटू एफ बाई होता है। एंड 0.75 इंटू एफ बाई होता है। उसके बाद में बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग में कितना होता है 0.66 इंटू एफ बाई। एंड कंप्रेशन एंड टेंशन में कितना होता है 0.6 इंटू एफ बाई होता है। ठीक है दोस्तों, आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी कि शेयरिंग के केस में क्या करते हैं, केवल √3 से डिवाइड कर देते हैं। और अपन बियरिंग में 0.75, बेंडिंग में 0.66 इंटू एफ आई एंड कंप्रेशन टेंशन 0.6 इंटू एफ आई। मैक्सिमम शेयरिंग कितना लेते हैं दोस्तों, मैक्सिमम शेयरिंग है 0.45 इंटू एफ आई। और अगर मैं इसको मैक्सिमम की जगह एवरेज कर देता हूँ तो 0.40 इंटू एफ आई। अब दोस्तों एक चीज़ अपन को याद रखना है कि अगर मैं क्वेश्चन में आता है, जनरली ये क्वेश्चन में आज का है, ये शायद प्रीवियस एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि IS 800 1984 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू द किसके यील्ड स्टेज कितना होता है। तो दोस्तों इसको अपन को याद रखना है, कितना होता है 1.67 होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। एज पर द IS 800 2007 के करस्पॉन्डिंग अपन देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन यील्डिंग और बकलिंग कितना लेके चलते हैं 1.1 होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन अल्टीमेट के केस में कितना लेके चलते हैं दोस्तों, जो अपन अभी डिस्कस किया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई कंप्रेशन टेंशन एंड बियरिंग के लिए अपन कितना ले चलते थे एफ बाई डिवाइडेड बाई 1.1 लेते थे। और 1.25 किसके लिए, अल्टीमेट के लिए लेते थे। तो दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट के केस में कितना लेते हैं 1.25 और यील्डिंग में कितना लेते हैं 1.1। बोल्ट ऑब्लिक रिवेट सॉफ्ट या फील्ड फैब्रिकेशन 1.25। मतलब कि अगर अपना बोल्टेड कनेक्शन है या रिवेटेड कनेक्शन है या वो सॉफ्ट बेल्टेड है या फील्ड फैब्रिकेशन, या तो सॉफ्ट में किया है उसको, बेल्टेड नहीं सॉरी, बोल्ट और रिवेटेड है तो या तो सॉफ्ट में किया है उसको। थोड़ा मैं फास्टली कर रहा हूँ दोस्तों इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसको इग्नोर करने की कोशिश करना। बोल्ट या रिवेटेड है उसको सॉफ्ट या फील्ड में फैब्रिकेट किया है तो उसके लिए अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 कंसीडर करेंगे। बेल्ट की बात करते हैं तो दोस्तों बेल्ट में अगर सॉफ्ट में कर रहा हूँ मैं फैब्रिकेशन तो कितना लेंगे 1.25, फील्ड में फैब्रिकेशन कर रहा हूँ तो कितना लेंगे दोस्तों 1.5। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट ऑफ द कॉलमन बेस। अगर मैं दोस्तों मैंने अगर कोई कॉलमन का ये कॉलम बना के उसका ये बेस तैयार किया है, इस जगह मैंने क्या किया है ये बोल्टेड, यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन किया है बेस प्लेट को बोल्टेड करके फिर कॉलमन से कनेक्ट किया है। तो उसका जो दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस इन स्लैब बेस, जो स्लैब बेस होता है उसमें स्ट्रेस कितना होता है दोस्तों 185 मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन को क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट कोड्स क्या है दोस्तों। जैसे कि मैं डेड लोड की बात करता हूँ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर तो IS 875 पार्ट नंबर 1 उसका डिस्कस करता है। और लाइव लोड की बात करता हूँ तो अपन को इन्फॉर्मेशन देता है या जानकारी देता है IS 875 पार्ट नंबर 2 एंड 4 अपन को किसकी जानकारी देता है, लाइव लोड की, डेड लोड की। और बाइंड लोड की जानकारी कौन देता है, IS 875 पार्ट नंबर 3 अपन को इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों। और सम रोल्ड स्टील सेक्शन है, मतलब कि दोस्तों अपन ने क्या किया उसको रोल्ड मटेरियल को रोल करके या फिर मेल्ट करके जैसे भी बनाया है अपन ने। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया, उनको अपन को याद रखना है फुल फॉर्म, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों पहला है ISJ इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट दोस्तों, ISLV ये दोस्तों M नहीं होगा, इस जगह L होगा क्योंकि ISLV होगा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ठीक है दोस्तों, ऐसे मतलब उनको अपन कर सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ठीक है दोस्तों, ISSC का उसका इंडियन स्टैंडर्ड कॉलमन सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम। उसके बाद में ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट सेक्शन। तो दोस्तों ये आगे कुछ और सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं तो इनको आप इजीली कवर कर सकते हो। ISHB है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट सेक्शन, ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, ISMCP इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लेंज चैनल, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जो कि इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बेसिक हुआ था। उसके बाद में अपन आते हैं सीधा अपना पॉइंट पे, कनेक्शन पे। तो दोस्तों कनेक्शन पे अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कनेक्शन जनरली क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए और ग्रिप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। कनेक्शन क्या होता है कि दोस्तों दो टाइप का होता है, या तो वो वेल्टेड हो सकता है या बोल्टेड हो सकता है, या फिर अपन
बोल्टेड बेल्डेड, बोल्टेड में क्या होता है दोस्तों, रिवेटेड भी उसी के अंदर आता है, तो बोल्टेड रिवेटेड या फिर बेल्डेड कनेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो मैं दोस्तों यहाँ पे अपन कनेक्शन की बात करते हैं, तो अपन ने ये तो डिस्कस किया कि बोल्टेड या रिवेटेड होगा या बेल्डेड होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि डायनेमिक और स्टैटिक दो के हिसाब से अपन डिजाइन करके चलते हैं। तो दोस्तों डायनेमिक में क्या करते हैं, रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन को किसके लिए, कौन से लोड आ रहे हैं, जो डायनेमिक लोड है आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ दोस्तों वाइब्रेशन का भी होता है, तो वाइब्रेशन में क्या होता है, अपना बेल्डेड कनेक्शन होता है ना, वो सेफ नहीं होता है, वो उस जगह से उसको क्या होता है कि क्रैक्स आने के या फिर उस जगह से उसका फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और स्टैटिक जो स्टैटिक है, नोट वेरिएबल है, उस जगह बेल्डेड कनेक्शन यूज़ करते हैं। बेल्डेड कनेक्शन के लिए फाइनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो 1.25 फॉर द सॉफ्ट बेल्डेड, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, और 1.50 फॉर द फील्ड वेल्ड। अगर फील्ड में फैब्रिकेशन किया तो 1.50 अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं, और 1.25 फॉर द सॉफ्ट बेल्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं। अब दोस्तों डायनेमिक में ये रिवेटेड या वोल्टेड आता है, तो इसमें ये क्या होता है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, और अनफिनिश्ड हो सकता है, जिसका ये मेट्रिक यूनिट जहाँ पे इसको किसी ऑर्डिनरी ब्लैक या अनफिनिश्ड होता है, जहाँ इसको M5 से लेकर के M36 होता है, जहाँ पे M मेट्रिक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। एंड आफ्टर दैट ये 5 और 36 ऐसे, जैसे कि M5 है, M10 है, M25 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ द सिंक। दोस्तों अपन एक बात कर लेते हैं, जैसे कि ये मेरा एक तो सिंक एरिया होता है, और उसके बाद में एक थ्रेडेड एरिया होता है दोस्तों। तो एक होता है सिंक एरिया होता है जो ऊपर वाला, जिसमें कोई थ्रेडेड नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों नीचे क्या होते हैं अपने थ्रेड, उसमें वो कर देते हैं ग्रिप बनाने के लिए, अपन को कनेक्शन को बोल्टेड से कनेक्शन करने के लिए। तो ये सिंक एरिया होता है, और एक होता है अपना नेट एरिया होता है। तो दोस्तों ये नीचे वाला नेट एरिया होता है, और सिंक एरिया होता है, उसमें डायमीटर में कोई रिडक्शन नहीं होता है। और तो अपन और जो मतलब कि अपना जो थ्रेडेड पोर्शन होता है, उसमें दोस्तों 0.78 इंटू π/4 अगर कैलकुलेशन करते हैं, अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो। और सिंक के लिए 0 π/4 जिसको AS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको AN से, नेट एरिया से। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मेरा बोल्ट का ग्रेड है 4.6 है, दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मेरा बोल्ट का ग्रेड कितना है, 4.6 है, और 4.6 है, तो दोस्तों इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, यील्ड स्ट्रेंथ होगी दोस्तों इसकी 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यील्ड स्ट्रेंथ होती है दोस्तों ये जो 0.6 है मल्टीप्लाई बाई 400, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 400 टू 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि अपन डायमीटर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं डायमीटर ऑफ द होल इन द बोल्ट, और यहाँ पे क्या बात करते हैं दोस्तों, ग्रॉस डायमीटर ऑफ द मतलब होल इन केस ऑफ द रिवेटेड। अब दोस्तों देखो, अपन को पता है कि अपन, जैसे कि इसका एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे अपन 12 साल के होते हैं तो सिंगल घूमते रहते हैं, अगर 12 से 24 के बीच में होते हैं तो अपने क्या आ जाती है, वाइफ भी आ जाती है, तो डबल हो जाते हैं। अब 24 से जैसे ज़्यादा होती है उम्र, तो क्या है कि बच्चे भी हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर डायमीटर मेरा लेस देन 12 है तो क्या होगा, D+1 होगा। अगर मेरा 12 से 24 तक है, 12 से 24 mm तक अगर मेरा डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, डायमीटर ऑफ होल होगा D+2। और आफ्टर 24 क्या होता है, एक और प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाता है, तो ये D+3। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों ग्रॉस डायमीटर ऑफ द होल इन केस ऑफ द रिवेटेड क्या करता है दोस्तों, रिवेटेड पूरा 25 पे लेके चलता है कि या तो 25 से कम है या 25 से बजाता है। अगर 25 से कम है तो 1.5 मतलब D+1.5। दोस्तों मैंने ये जो अभी जो जोक किया है वो आपको इसका डायमीटर याद रखने के लिए, हॉल का डायमीटर याद रखने के लिए किया है। ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि किसी को मैं, या क्योंकि ये मेरा वीडियो कोई भी देख सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अदरवाइज़ नहीं ले। D इज़ ग्रेटर देन 25 होता है तो D+2 होगा। एंड दोस्तों ये डायमीटर ऑफ रिविट है 25, और 25 से ज़्यादा है या 25 से लेस देन 25 या ग्रेटर देन 25, तो D+1.5 एंड D+2 अपन लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट और टाइप ऑफ बेल्ट। अगर मैं बेल्टेड कनेक्शन कर रहा हूँ तो बेल्ट का आएगा, अगर मैं जॉइंट कनेक्शन बेल्टेड या रिवेटेड की बात कर रहा हूँ तो अपना क्या आएगा, जॉइंट आएगा। तो दोस्तों अपन स्टार्टिंग में बात करके चलते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, पहला क्या है दोस्तों, जैसे डेटा है यहाँ पे लोड लग रहा है। तो दोस्तों जैसे क्या लेफ्ट जॉइंट में क्या करता है,
एक कनेक्शन से जॉइंट है और लोड यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि लोड ऐसे आएगा, इस बोल्ट के थ्रू ऐसे जाएगा और ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जॉइंट को क्या कहते हैं अपन, लैप जॉइंट कहते हैं। और बट जॉइंट में क्या करते हैं दोस्तों, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों को आमने सामने मुंह से मुंह जोड़ दिया और ऊपर एक प्लेट कवर करके, अगर मैं ऊपर एक सिंगल एवोव सिंगल है और उसको बोल्टेड कनेक्शन से किया है तो ये सिंगल कवर बट जॉइंट हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों इस प्रकार के दोनों तरफ प्लेट से, इस प्लेट और इस प्लेट को दोनों मुंह से मुंह जो जुड़ी हुई है उनको अगर बोल्टेड कनेक्शन से किया तो ये डबल कवर बट जॉइंट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों चेन रिवेटेड लैप जॉइंट। तो दोस्तों अपने लैप जॉइंट के बारे में बात किया था। चेन में क्या होता है, नंबर ऑफ वोल्टेज है उनको अपन इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन बेल्ट में जो कनेक्शन है उसको देख लेते हैं थोड़े। फ्लैट वेल्ड है, फ्लैट वेल्ड में मतलब जो लैप की तरह ही है, लैप में एक प्लेट ये एक प्लेट ये दोनों को कनेक्ट किया है। अगर सिंगल फ्लेट दोस्तों सिंगल वेल्डेड है और डबल फ्लेट में क्या करते हैं अपन, डबल साइड में अपन वेल्डेड कनेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रूव बेल्ट या बट बेल्ट। ग्रूव बेल्ट या बट बेल्ट में क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की एक प्लेट है, इस प्रकार की एक प्लेट है, दोनों प्लेटों को अपन को कनेक्शन करना है। तो दोस्तों ऐसे करके नीचे भी एक ऐसे स्ट्रक्चर बना के और इस पूरे पोर्शन को फिलअप कर दिया जाता है और इसको स्क्वायर ग्रूव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद में आता है अपना कौन सा, नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लग बेल्ट। ये जो ये है वो ये पोर्शन है, ये प्लग बेल्ट आता है। व्हेन द सफिशिएंट लेंथ इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कि अपन को क्या करना है, कोई कि जैसे कि ये है मेरा ये और यहाँ पे मेरे को एक और प्लेट को जोड़ना है, लेकिन दोस्तों लेंथ ऑफ बेल्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन इतनी लेंथ अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, कोई स्ट्रक्चर को काट के और उसके मिड में से क्या करते हैं यहाँ पे बेल्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये बेल्ट प्रोवाइड करते हैं प्लग बेल्ट। तो इस प्रकार के जो बेल्ट लिंक की जाती है उसको प्लग बेल्ट की जाती है। और दोस्तों ये याद रखना कि डायमीटर कितना भी नहीं दे सकते अपन, ये डायमीटर ऑफ द स्लॉट या प्लग है जो दिया है ये डी इज़ नॉट लेस देन 3 टाइम्स और टी थिकनेस और 25 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको अपन कवर करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों स्लॉट बेल्ट। स्लॉट बेल्ट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ये मेरा एक कनेक्शन मेंबर है, दूसरा ये मेरी एक कनेक्टिंग मेंबर है। तो इसमें से दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे स्लॉट करके यहाँ पे अंदर साइड में बेल्टेड देते हैं और यहाँ पे भी एक बेल्डिंग प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो स्लॉट बेल्डिंग में ऐसे प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों एज पर द अनविन्स फार्मूला डी डायमीटर ऑफ द बोल्ट डी बराबर के 6.01 या रिवेटेड का 6.01 रिवेटेड एज पर द अनविन्स फार्मूला डी mm 6.01 इंटू अंडर रूट टी मिनिमम द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कनेक्टिंग मेंबर। अब दोस्तों मिनिमम थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि एक से ज़्यादा प्लेट या कोई भी कनेक्शन मेंबर है, अगर इसका 10 mm है, इसका 20 mm है या 15 mm है, तो इन दोनों में से कौन सी थिकनेस लेंगे। अगर 3 है तो दोस्तों T1 प्लस T2 T2 प्लस T3, ऐसे करके T1 प्लस T2 प्लस 3, इनमें से जो मिनिमम आएगा ऐसे में अपन में क्या करते हैं, ये कनेक्शन में जो थिकनेस लेके चलते हैं वो मिनिमम लेके चलते हैं। यहाँ पे भी अपन क्या लेंगे, मिनिमम थिकनेस ऑफ द कनेक्टिंग मेंबर कंसीडर करेंगे दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आगे है बोल्ट आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग द एक्सियल टेंशन लोड एंड थिकनेस टी मिनिमम होती है दोस्तों। ये टी मिनिमम, जो कि टी मिनिमम क्या है, कनेक्टिंग मेंबर की जो थिकनेस है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, टी मिनिमम होती है वो दोस्तों कितने 8 mm से मोर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक अपन अगर 2 कनेक्टिंग मेंबर है ये उनको अपन को क्या करना है दोस्तों, बेल्ट करना है। तो बेल्ट करना है तो दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, बेल्ट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, थ्रोट थिकनेस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसमें लास्ट डायग्राम में ये कंसीडर किया है कि S1 इज S2, ये क्या है, साइज ऑफ द बेल्ट है या फिर लेंथ ऑफ बेल्ट है, और ये जो फ्यूजन जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में ये थ्रोट थिकनेस है, यहाँ से लेकर के दोस्तों इसको मैं समझा ही देता हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं इसको पूरा समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ बेल्ट या साइज ऑफ बेल्ट हो गई दोस्तों। और उसके बाद में ये डायगोनल जो है ये क्या हो गई, थ्रोट थिकनेस हो गई। और जो एंगल रखा जाता है इसका जो कितना रखा जाता है दोस्तों, 45 डिग्री रहता है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होती है दोस्तों, टी बराबर के K/S रखी जाती है। और K यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट होता है जो एंगल टू एंगल वेरी कर जाता है। और S क्या होती है दोस्तों, साइज ऑफ बेल्ट होती है। लेकिन यहाँ पे जो थ्रोट थिकनेस है उसकी साइज़ कितने से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 3 mm नॉट लेस देन 3 mm। एंड एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस एंड द कोफिशिएंट K, how this is vary, and if the angle is between the 60 degree to 90 degree then the value of the K will be 0.70, and 91 to 100 then 0.65, and 101 to 106 then the 0.60, 107 to 113 0.55, and 114 to 120
0.5। तो दोस्तों इसमें अपन को याद रखना है कि जैसे ही वैल्यू में 5 से डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि 7, 65, 60, 55, यहाँ पे दोस्तों ऐसे याद रखना है 5, तो यहाँ पे वैल्यू के की वैल्यू इस प्रकार से रिड्यूस हो रहा है और एंगल का वैल्यू किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। फॉर द बट बेल्ट, अगर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे को बट बेल्ट करना है, बट बेल्ट मैंने दोस्तों मैं फ्लैट बेल्ट बताया था आपको, और या फिर ग्रुप बेल्ट या बट बेल्ट, ऐसे दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, ये बट बेल्ट है, ऐसे मैंने वेल्डिंग प्रोवाइड करा रखी है। तो दोस्तों बट बेल्ट के लिए क्या होते हैं, थ्रोट थिकनेस इन सिंगल साइड वेल्ड इक्वल टू 5/8 इंटू टी मिनिमम। तो दोस्तों अगर मेरा क्या है कि बट बेल्ट अगर मैंने प्रोवाइड करा रखा है तो उसके अंदर जो थ्रोट थिकनेस होती है वो 5/8 इंटू टी मिनिमम होती है दोस्तों। फॉर द अगर बोथ साइज बेल्ट दे रखा है तो थ्रोट थिकनेस है वो के इंटू एस के बराबर होता है और ये टी मिनिमम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्या है कि कनेक्शन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको अपन याद रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो क्योंकि रिविजन करते हैं उनका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों टर्मिनोलॉजी में पहला आता है पिच की बात करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा कनेक्शन है, तो जैसे मेरा कि लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये मेरी प्लेट है, इसका कनेक्शन लोड की डायरेक्शन में, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोल्ट इन द लोड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द बोल्ट इज कॉल्ड द पिच होता है दोस्तों। ये कितना होता है 2.5 इंटू डी डायमीटर ऑफ बॉल नहीं होता, ये नॉमिनल डायमीटर होता है। मैक्सिमम पिच फॉर द कंप्रेशन, दोस्तों पिच मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए पिच कितनी रखी जाती है 12T और 200, इनमें से जो मिनिमम होता है वो रखी जाती है दोस्तों। यहाँ पर 12T किसकी लेस रखी जाती है, किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, क्योंकि बकलिंग का चांस रहता है, जबकि टेंशन में क्या देती है दोस्तों 16T रहती है और 200 होती है, ये इन दोनों में से मिनिमम ली जाती है दोस्तों। और ये 200 यहाँ पे क्यों रखी जाती है, क्योंकि प्रिवेंट द इंडिविजुअली। तो दोस्तों अगर आ जाए कि कंप्रेशन में कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि बकलिंग का चांस होता है, इसलिए वहाँ पे पिच होती है वो कम रखी जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों गेज डिस्टेंस बिटवीन द टू बोल्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द बोल्ट। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि जो गेज डिस्टेंस होती है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे लोड ऐसे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, और इसका वैल्यू कितना होता है 2.5 इंटू डी एज या एंड डिस्टेंस। दोस्तों एंड होता है लोड की डायरेक्शन में, एज होता है लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस होती है वोल्ट के बाहर में वो एज एंड डिस्टेंस कहलाती है, और इसको क्या बोलते हैं 1.5 इंटू डी नोड के बराबर ये वैल्यू रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मिनिमम एज एंड डिस्टेंस 1.5 इंटू डी नॉट, मैक्सिमम एज एंड डिस्टेंस इज नॉट ग्रेटर देन 12T इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है दोस्तों √250/2 एफ बाई, और एफ बाई क्या होता है 250 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द माइल्ड स्टील के केस में ये रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन को याद रखना है कि मिनिमम एज डिस्टेंस कितनी होती है 1.5 इंटू डी नॉट, मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम मतलब 12T इंटू एप्सिलॉन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है इसको अपन को याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रिप लेंथ क्या होता है कि वो लेंथ जिससे कि अपन किसी भी कनेक्शन का जितनी मतलब कि लेंथ का ये ग्रिपिंग प्रोवाइड करा जाते हैं वो लेंथ अपन की ग्रिप लेंथ कहलाती है। इसकी वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 5 इंटू डी के बराबर होनी चाहिए दोस्तों, नॉट ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डी इज द नॉमिनल डायमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जनरल टर्म है दोस्तों, ये एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली, इसलिए अपन को इसको क्या करना है रिमेंबर रखना है। तो दोस्तों उसके बाद में ग्रिप लेंथ के बाद में चलते हैं लेंथ ऑफ द कनेक्शन। दोस्तों अपन ने जो भी ये एक प्लेट है मेरी, इसको मैंने क्या किया है कनेक्ट किया है, और ये लोड को जैसे ट्रांसफ़र किया है, तो इसका जो वोल्टेज है इसका ये पूरी लेंथ है जो लेंथ ऑफ कनेक्शन कहलाती है, और लेंथ ऑफ कनेक्शन नॉट ग्रेटर देन 15 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर रखी जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों HSFG बोल्ट M16 टू M36 है, तो लोड इज ट्रांसफर थ्रू द वॉशर प्लेट। इसमें जो लोड होता है HSFG बोल्ट में वो वॉशर प्लेट के थ्रू अपन को क्या करना पड़ता है, मतलब करना क्या पड़ता है, लोड क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, और यूज्ड फॉर द फटीक लोडिंग एंड स्लिप रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है, इसलिए अपन को इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों पेयरिंग फोर्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या किया है, ये कनेक्शन किया है, ये एक कनेक्शन यहाँ पे किया है और इसके ऊपर एक प्लेट करके टी सेक्शन को जॉइन किया है। तो दोस्तों जॉइन करने के बाद में क्या करें, इस पर अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से क्या करता है दोस्तों, ये प्लेट है ऐसे बकल हो जाती है, ऐसे करके हो जाती है, और ये जो कनेक्टिंग मेंबर है वो यहाँ पे
ऐसे हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये इस कनेक्शन पे और इस कनेक्शन पे, दोनों कनेक्शन पे क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है। और एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है दोस्तों यहाँ पे, ये प्लेट और ये प्लेट ऐसे एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करती है क्यू का, और एक जिसको क्या बोलते हैं अपन नाम देते हैं पैरिंग फोर्स देते हैं। और यहाँ पे जो बोल्टेड कनेक्शन है मेरा, बोल्टेड में क्या फोर्स आता है, उसको बोल्ट फोर्स कहते हैं। और ये प्लेट क्या करती है, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करती है, जिसको अपन पैरिंग फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसको अपन दोस्तों कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ बोल्ट या थिकनेस ऑफ द मेंबर के थ्रू अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट। अब अगर दोस्तों बेल्ट की साइज़ की बात आ गई, तो बेल्ट की साइज़ की बात आती है थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट mm और साइज ऑफ द बेल्ट इन mm। तो दोस्तों अगर मेरा पहला थिकर है, थिकर प्लेट की जो थिकनेस है, जो फर्स्ट है, इफ़ द थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर इज 0 to 10 mm, देन द साइज ऑफ द बेल्ट इन mm 3 mm, एंड 10 to 20 है तो 5 mm, एंड 20 to 32 है तो 6 mm। अगर दोस्तों मेरा 32 to 50 mm के बीच में अगर मेरी साइज़ है किसकी, थिकर मेंबर की, तो अपन दो बार में वेल्डिंग करते हैं दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट रनर तो ऐसे वेल्डिंग कर दिया, मैं ऐसे वेल्डिंग फर्स्ट रनर में ऐसे वेल्डिंग कर दिया, तो पहली वेल्डिंग कितना हुआ, 8 mm का हुआ, और दूसरे रनर में करूँगा तो दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 10 mm का। तो दोस्तों इसको याद रखना कि फर्स्ट रनर और सेकंड रनर का मतलब यही है कि मैंने एक बार वेल्डिंग किया, उसके बाद में दूसरी बार भी वेल्डिंग किया, तो पहली बार में साइज ऑफ बेल्ट कितना रखा, 8 mm रखा, और दूसरी बार में कितना रखा, 10 mm रखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों अपन क्या कि इस चीज़ को अपन को याद रखना है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपन को इसको थोड़ा क्लियर करके चलना है और याद रखना है। तो स्क्वायर एज के लिए मैं शो किया है, फोर राउंड एजेस के लिए, जैसे कि मेरा एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन को मैंने ऐसे कनेक्ट किया और यहाँ पे मेरी एक प्लेट से मैंने इसको बेल्ड किया है। तो बेल्ड के लिए क्या है, 3/4 नॉमिनल थिकनेस ऑफ द राउंड एज। यहाँ पे जो राउंड एज की जो नॉमिनल थिकनेस होगा वो अपन यहाँ पे रखेंगे और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब ठीक है दोस्तों, अपन अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द रिवेटेड। रिवेटेड के लिए अपन परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेके चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर मेरा क्या है, सॉफ्ट रिवेटेड है, कैसा है, सॉफ्ट रिवेटेड है। अगर मैंने उसको पावर ड्राइवन टाइप, किस टाइप का है, पावर ड्राइवन या हैंड ड्राइवन, हैंड सेक के थ्रू या फिर किसी पावर के थ्रू किया है, एक्सियल टेंशन है तो 100, और हैंड ड्राइवन किया है तो 80, सीयरिंग में 100, 80 और बियरिंग में 3 टाइम्स हो जाता है लगभग। तो 80 का 240 होता है तो 250, और 100 का 300। तो अपन को एक्सियल टेंशन सिग्मा टी, सीयरिंग सिग्मा एस पी, बियरिंग सिग्मा बी पी। तो ठीक है दोस्तों, 100, 100, 300, 80, 80, 250 अपन को याद रखना है। अगर दोस्तों मैं इन्हीं वैल्यूज़ को अगर फील्ड में कंसीडर करता हूँ तो ये फील्ड में वैल्यू क्या होती है, 10% से रिड्यूस हो जाती है। और स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होती है दोस्तों, वो क्या होती है, मिनिमम होती है किस की, सीयरिंग और बियरिंग की मिनिमम होती है दोस्तों। अगर मैं रिबिट के केस में भी इसको एनालाइज करूँ तो रिबिट वैल्यू इज़ द मिनिमम ऑफ द सीयरिंग एंड बियरिंग। अगर मेरा दोस्तों, अगर मैं मेरा जो कनेक्शन है उसमें अगर मेरा सिंगल सीयरिंग प्लेन बन रहा है तो दोस्तों आँख मीच के सीयरिंग और बियरिंग में से गवर्न कौन करेगा, सीयरिंग करेगा दोस्तों। चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, अगर मेरा सिंगल सीयर प्लेन बन रहा है तो उसमें गवर्न कौन करता है, सीयरिंग स्ट्रेंथ। सीयरिंग स्ट्रेंथ होती है, रिबिट वैल्यू होती है। रिबिट वैल्यू इज़ द मिनिमम ऑफ बोल्ट वैल्यू, रिबिट वैल्यू वो मिनिमम होती है सीयरिंग और बियरिंग का। तो दोस्तों अपन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के। तो दोस्तों अब अपन क्या बात करते हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सीयर। तो NN मल्टीप्लाई बाई NN AN प्लस NS AS FUV डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25, किसकी बात कर रहे हैं, सीयरिंग की बात कर रहे हैं। तो सीयरिंग में अल्टीमेट लिया है तो फैक्टर ऑफ 1.25, और सीयरिंग के केस में √3 से डिवाइड किया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर सीयरिंग में NN क्या है, NN क्या चीज़ है, नंबर ऑफ द सीयरिंग प्लेन ऑफ थ्रेडेड एरिया फॉर सेफर साइड के लिए अपन ये लेके चलते हैं। AN की बात करते हैं तो नेट एरिया ऑफ द बोल्ट 0.78 मल्टीप्लाई बाई AS। NS होता है नंबर ऑफ द सीयरिंग प्लेन ऑफ द सेंक एरिया फॉर इकोनॉमिक पर्पज से। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं कि अपन को सेफ भी रहना है और इकोनॉमिकल भी रहना है, इसलिए अपन दोनों को कंसिडर करके चलते हैं, NN और NS को। उसके बाद अपन दोस्तों आते हैं AS एरिया ऑफ द सेंक फॉर द बोल्ट π/4 इंटू D²। FUV अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट 400 न्यूटन। अगर मैं दोस्तों अगर प्लेट की बात करता हूँ ना, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, वो FUV अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट 400 न्यूटन पर mm² आता है, और ये प्लेट के केस में कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा।
इन सिंगल शेयर स्ट्रेंथ इज गवर्न बाई द शेयर। दोस्तों ये कन्फर्म है। इन व्हाट कनेक्शन द क्रिटिकल सेक्शन इन मेन या कवर प्लेट के लिए आउटर मोस्ट इनर मोस्ट, मतलब कि अगर अपन दोस्तों देखते हैं कि अपन ने क्या कर रखा है, बट बेल्ट का बट कनेक्शन कर रखा है, बट कनेक्शन बोल्टेड बट कनेक्शन कर रखा है, बट कनेक्शन कर रखा है। तो उसमें दोस्तों अगर मैं मेन प्लेट की बात करता हूँ और कवर प्लेट की बात करता हूँ, तो दोस्तों मेन प्लेट में क्या होता है, जो मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, इसमें आउटर मोस्ट होता है अगर मैंने बोल्टेड कनेक्शन ऐसे कर रखा है। और अगर मैं इसमें क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मेन प्लेट में क्या होगा, आउटर मोस्ट होगा, और कवर प्लेट के लिए इनर मोस्ट होगा, जो अपना क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों। बियरिंग की बात करते हैं दोस्तों। बियरिंग में क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होता है, वो क्या होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई द परमिसिबल स्ट्रेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अपन को बोल्ट का बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो डी इंटू टी मिनिमम, टी मिनिमम कितनी थिकनेस है, डी एरिया 2.5 इंटू के वी इंटू एफ ई डिवाइडेड बाई 1.25 एफ ई अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, और वो कितना होता है दोस्तों 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और के वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ई अपॉन 3 नोड पी अपॉन 3 नोड एफ यू वी डिवाइडेड बाई एफ यू पी और 1, इनमें से जो मिनिमम आता है दोस्तों उसको अपन के वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों प्लेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेयरिंग स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अपन प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेयरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो वो कितना होता है, ए जी इंटू एफ बाई डिवाइडेड बाई 1.5। ए जी क्या चीज़ है दोस्तों, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर मैंने नेट एरिया लिया है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 0.9 से, और एफ यू पी डिवाइडेड बाई 1.25। ए नेट बी माइनस के एन इंटू डी नोट, जितना भी मेरा हॉल बन रहा है डी नोट, उसको मैंने एरिया को नंबर ऑफ को माइनस किया विड्थ में से और थिकनेस से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पी माइनस के डी नोट मल्टीप्लाई बाई टी मिनिमम और जी माइनस के डी नोट इंटू टी मिनिमम यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये अप्लाइड लोड एट क्रिटिकल सेक्शन, मतलब कि जो अपना प्लेट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है, ए जी इंटू एफ बाई डिवाइडेड बाई 1.5, ये 0.9 इंटू ए नेट इंटू एफ ई डिवाइडेड बाई 1.25, ये क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्रिटिकल सेक्शन पे जो अप्लाइड लोड हो रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के लिए अपन क्या करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एन मल्टीप्लाई बाई शेयरिंग स्ट्रेंथ नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट। बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए डी नोड इंटू टी मिनिमम मल्टीप्लाई बाई द मतलब कि सिंगल का बियरिंग स्ट्रेंथ, जो भी अपन बताए हैं कि 250 होता है किसके लिए, हैंड रिवेट के लिए, और पावर ड्राइवन हैंड ड्राइवन के लिए, और पावर ड्राइवन के लिए 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। अगर एफिशिएंसी की बात करूं मैं दोस्तों, तो एफिशिएंसी क्या होता है, कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना इनपुट दे रहे हैं। तो इसी प्रकार मिनिमम लोड ट्रांसफर थ्रू द कनेक्शन से कितना मिनिमम लोड ट्रांसफर हुआ, और मैक्सिमम लोड कितना कैरिंग कैपेसिटी कितनी, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और कितना हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई 100 करूँगा तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी मिल जाएगी। नंबर ऑफ रिवेट टोटल लोड डिवाइडेड बाई द, मतलब कि कितना लोड आ रहा है टोटल, और उसमें रिवेट वैल्यू करूँगा, रिवेट वैल्यू इज द मिनिमम, रिवेट वैल्यू मिनिमम होती है किसकी, शेयरिंग स्ट्रेंथ की एंड बियरिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की बात करते हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, ए जी इंटू एफ बाई डिवाइडेड बाई 1.1 टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट N1 मल्टीप्लाई बाई द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल बोल्ट टोटल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट N1 मल्टीप्लाई बाई द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल बोल्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.9 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस के N2 इंटू डी नोड मल्टीप्लाई बाई द टी मिनिमम मल्टीप्लाई बाई द एफ यू पी डिवाइडेड बाई 1.25। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, टेंसाइल या टीयरिंग स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द कवर प्लेट, कवर प्लेट के लिए मेन प्लेट के लिए 0.9 बी माइनस के N3 इंटू डी नॉट टी कवर मल्टीप्लाई बाई द ये टी थिकनेस मेन प्लेट के लिए, कवर प्लेट के लिए एफ यू पी डिवाइडेड बाई 1.25। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि N1 क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट, N2 क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट। तो क्योंकि दोस्तों मेन प्लेट होता है, मेन प्लेट में आउटर मोस्ट सेक्शन होता है, वो क्या होता है अपना क्रिटिकल सेक्शन होता है, और N3 क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ द बोल्ट इन इनर सेक्शन, इनर मोस्ट सेक्शन। परसेंटेज एफिशिएंसी मिनिमम ऑफ द 2 3 4, मतलब कि 2 2 3 4 5 2 3 4 5 में से मिनिमम लेना है, और कैपेसिटी 1 मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इससे डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा दोस्तों,
एफिशिएंसी मिल जाएगा। वेल्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड बराबर के इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई द परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बी मल्टीप्लाई बाई द थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई बाई द एफ बाई डिवाइडेड बाई गामा एम डब्ल्यू। अपन गामा एम डब्ल्यू के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों कि फील्ड में है या वर्कशॉप में है, तो उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर करके चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे है कि इन केस ऑफ द शेयरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई द एवरेज शेयर स्ट्रेंथ और परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ इक्वल टू के इंटू एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू सिग्मा एस पी। अपन बेल्ट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एस पी सेलेक्ट इफ नॉट गिवन देन द 0.f बाई और 0.45 इंटू एफ बाई। तो इसमें से अपन इनको क्या करते हैं दोस्तों, सेलेक्ट करके चलते हैं। अगर अपन को दिया नहीं है तो दोस्तों यहाँ से अपन को सेलेक्ट ईजिली से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट होके आती है दोस्तों, वो क्या आती है कि के एस इंटू एल नोड मल्टीप्लाई बाई द एफ यू डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा एम नोड के बराबर, गामा एम डब्ल्यू के बराबर आती है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ के दोस्तों अपन ने क्या लिया कि एंगल कितना है उसके हिसाब से ये कोफिशिएंट है। एस बेल्ट साइज है, एल नोड जितना अपन बेल्ट इफेक्टिव लेंथ बेल्ट लेंथ जितना दे रहे हैं वो है। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मैं थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ दोस्तों इसकी बात कर रहा था मैं। जो शेयर स्ट्रेंथ है के एस इंटू एल नोड इंटू एफ यू डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू। एस क्या चीज़ है, बेल्ट साइज, एल नोड क्या चीज़ है, बेल्ट इफेक्टिव लेंथ। अब दोस्तों इन द फ्लैट वेल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट इक्वल टू, अगर मेरा फ्लैट वेल्ड टाइप का है, वेल्डिंग टाइप क्या है, फ्लैट वेल्ड है, तो उसका जो लेंथ लेके चलते हैं वो कितना है, एल माइनस के 2s। ये क्या होता है दोस्तों 4 इंटू एस बेल्ट साइज से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन फील्ड द बेल्ट स्ट्रेंथ डिक्रीज बाई द 20%। अब दोस्तों ये याद रखना है अपन को कि फील्ड में जो स्ट्रेंथ है वो कितने % से रिड्यूस हो जाती है, 20% से रिड्यूस हो जाती है दोस्तों। तो अपन इसको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपन आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो 3 साइडेड बेल्ट, अगर मैंने ये मेरा बेल्ट इसको एक साइड से ये, एक साइड से ये, दूसरी साइड से ये, तो अगर मैंने तीनों साइड से बेल्ट किया है तो 3 साइडेड बेल्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग टू साइडेड। अगर 2 साइड से किया तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसवर्स वेल्डिंग इज 30 to 40% मोर स्ट्रॉन्ग टू द लॉन्गिट्यूडनल। अगर मेरा क्या है कि मैंने ट्रांसवर्स वेल्डिंग किया है और वो लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग से क्या होता है 30 to 40% मोर स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लिट वेल्ड फॉर मीटिंग सरफेस इज नॉट इन सेम प्लेन। तो फ्लिट वेल्ड के लिए क्या होता है, मीटिंग सरफेस है, नॉट क्या होता है, सेम प्लेन में होता है, नॉट इन सेम प्लेन। दोस्तों मैं आधी हिंदी बोलता हूँ आधी इंग्लिश बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा। तो दोस्तों ये फ्लैट हो गया, और फ्लैट वेल्ड फॉर मीटिंग सरफेस इज नॉट इन द सेम प्लेन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों ये मेरा ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट का प्लेन ये प्लेन है और उस वाली प्लेट का प्लेन इस वाली प्लेट का प्लेन ये हो गया, इस वाली प्लेट का प्लेन ये हो गया। तो दोनों का प्लेन क्या होता है, मीटिंग प्लेन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बट वेल्ड वर्कशॉप में स्ट्रॉन्ग होता है फ्लैट वेल्ड इन फील्ड में। अगर दोस्तों जैसे कि मैंने बट वेल्ड का कनेक्शन किया, वो स्ट्रॉन्ग होता है किससे, फ्लैट वेल्ड से, क्योंकि फ्लैट वेल्ड है फील्ड में कंस्ट्रक्शन किया जाता है और बट वेल्ड वर्कशॉप में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जो वर्कशॉप में होता है जो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, केयरनेस ज़्यादा रखी जाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड। इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ किया, ये एक मेरा कनेक्टिंग मेंबर है, कनेक्टिंग मेंबर ने यहाँ पे वेल्डिंग कर रखा है और यहाँ पे वेल्डिंग कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेल्डिंग रखी जाती है, जो दोनों वेल्डिंग के बीच की जो स्पेसिंग रखी जाती है दोस्तों, ये स्पेसिंग कितनी रखी जाती है दोस्तों, टेंशन और कंप्रेशन। अपन को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किए थे कि जो स्पेसिंग है 16T 200 mm और कंप्रेशन के लिए 12T और 200। और कम क्यों रखी जाती है दोस्तों, वो अपन ने डिस्कस किया था कि कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि चांस ऑफ बकलिंग होता है। जो वहाँ पे अपन पिच की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे भी तो पिच ही है, ये वेल्डिंग का जो स्पेसिंग रख रहे हैं अपन, तो ये की जो स्पेसिंग है वो रखी जाती है। अगर मैंने ऐसे वेल्डिंग इंटरमीडिएट फ्लैट में यहाँ पे वेल्ड किया, यहाँ पे वेल्ड किया, तो दोनों के बीच का जो गैपिंग है, ये गैपिंग है वो टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए 16T 200 mm किसके लिए, टेंशन के लिए मिनिमम, और कंप्रेशन के लिए 12T और 200 उसके लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है अपना जो वेल्डिंग की साइज़ रखी जाती है दोस्तों 4S और 40 mm मैक्सिमम साइज़ रखी जाती है।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक ईएस का जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने उसको यहाँ पे नोट किया है क्योंकि वो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था। ईएस का है या गेट में भी आ चुका है दोस्तों। ये अगर मेरा जैसे कि ये मेरा एक सिंबल दिया था, अगर मेरा ये ऐसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, दो प्लेट है, एक मेंबर है, इसमें अगर ये सिंबल दिया है कि 8/1,80,75,100, नीचे लिखा है 10,75,100। तो दोस्तों यहाँ पे 8 और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों 80,75,100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? देखो दोस्तों, ये 80 है, ये 75 है, ये 100 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 80 का ये गैप है, उसके बाद 75 वेल्डिंग है, फिर 100 का गैप है, फिर 75 की वेल्डिंग है। तो ये इस प्रकार लिखा है दोस्तों, 80 गैप वेल्डिंग गैप, नीचे लिखा है 75 और 100। 75 और 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे 75 जो मतलब ब्रैकेट में नहीं है, उस जगह बेल्डिंग की है, तो यहाँ पे मेरा बेल्डिंग की है कितना 75, उसके बाद में 100 का क्या रखा है स्पेसिंग, फिर 75 की बेल्डिंग की है। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों इसको अपन को थोड़ा सा याद रखना है। अब दोस्तों अपन आते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन के ऊपर। वी विल डिस्कस अबाउट इसेंट्रिक कनेक्शन। तो दोस्तों अपन इसेंट्रिक कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसेंट्रिक कनेक्शन द बोल्ट, अगर मेरा दोस्तों जो लोड है वो क्या है कि प्लेन ऑफ वोल्ट में ही है, जैसे कि मेरा ये मेंबर है और ये मेंबर ऐसे कनेक्ट हुआ है और ऐसे लोड उसी प्लेन में लग रहा है। दोस्तों ये डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेशन करके आता है कि डायरेक्ट लोड है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पी एन नंबर ऑफ वोल्ट है, तो P डिवाइडेड बाई एन है, मल्टीप्लाई बाई द एरिया से डिवाइड किया तो फोर्स निकल के आ गया। इस तो एफ आई बराबर के P अपॉन समेसन ए मल्टीप्लाई बाई द एरिया। किसी पे भी कैलकुलेट करना है तो P डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई द उस बोल्ट के एरिया से मैं इंडिविजुअल बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें फोर्स कैलकुलेट होकर जाएगा। टॉर्जनल स्ट्रेस की बात करता हूँ तो दोस्तों एफ टी बराबर टी अपॉन समेसन ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई द ए आई आर आई, तो टी डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ आर आई मल्टीप्लाई बाई आर, क्योंकि एरिया से तो एरिया कट जाएगा, एरिया की वैल्यू तो सेम है, उधर से कॉमन आ जाएगा। अब दोस्तों इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ डी कॉस थीटा। और थीटा क्या चीज़ है? यहाँ पे दोनों फोर्सों के बीच का जो एंगल है कि एफ टी। दोस्तों जैसे कि ये मेरा बोल्ट है, ये मेरा बोल्टेड कनेक्शन है, तो ऐसे बोल्ट लग रहा है तो ये एफ डी लग जाएगा, एफ डी तो डायरेक्टली फोर्स लग जाएगा। अगर मैं टॉर्जन की बात करता हूँ दोस्तों तो टॉर्जी और एफ डी के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एक दूसरे से ये डायरेक्शन, ये इसमें तो दोनों एक जैसे ही सेम रहेंगे। और अगर मेरा दोस्तों कुछ भी अगर चेंज होता है तो दोस्तों एफ डी और एफ टी टॉर्क कितना डेवलप हो रहा है, जैसे कि ये मेरा मेंबर है दोस्तों, तो इसमें टॉर्क कैसे डेवलप होगा? तो डेवलप होगा तो ये मेरा जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, ये एफ डी और ये एफ टी दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? थीटा को रिप्रेजेंट करेगा एफ डी एफ टी के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे इसका तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा आता है इंक्लाइंड लोडिंग के लिए। इंक्लाइंड लोडिंग के लिए आता है दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा पे लग रहा है, तो इसके बारे में बोल्ट हैविंग द थीटा मिनिमम, अगर मेरा क्या है कि इंक्लाइंड है उसमें क्या करें थीटा, अगर मैंने क्या है कि डायरेक्ट लोडिंग और टॉर्जन लोडिंग दोनों के बीच में अगर थीटा मिनिमम है और आर मैक्सिमम है, अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट किया है, अगर इसमें ऐसे इंक्लाइन थीटा पे लग रहा है तो दोस्तों ऐसे पी अपॉन डायरेक्ट लोड एफ डी और एफ टी की वैल्यू पी अपॉन एन डायरेक्ट लोड फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो लोडिंग है उसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे अपन दोस्तों इंक्लाइन मेंबर के लिए कैलकुलेट करते हैं। और द बोल्ट नियर टू द लोडिंग इज क्रिटिकल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो लोड है जो बोल्ट है जो लोडिंग के नज़दीक है या फिर थीटा मैक्सिमम है और आर क्या है मिनिमम है, तो उसके लिए क्या होगा वो क्रिटिकल सेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है कि वेल्डिंग कनेक्शन, वेल्डेड। अगर मेरा क्या है एसेंट्रिक कनेक्शन है लेकिन वो कैसा है वेल्डेड है, तो दोस्तों वेल्डेड की बात करते हैं। तो वेल्डेड में जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों कि ये मेरा पी लोडिंग लग रहा है, पी लोडिंग लग रहा है और पी लोडिंग लग रहा है दोस्तों, ये पूरा वेल्डिंग इस प्रकार से वेल्ड किया है दोस्तों, इस प्रकार से पूरा वेल्ड किया है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये सेंटर तक क्या है एल है, ए बी सी और डी, ये पूरा
सेक्शन को दिखाया है। तो दोस्तों इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे कट करके दिखाया है। ये डी डिस्टेंस है, ये इसकी थिकनेस है, और इसके सेक्शन से लेकर के इसके सी जी तक के डिस्टेंस है, उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किया। एक्स बार की वैल्यू डायरेक्टली अपन कैलकुलेट करके लिखे है, एक्स बार बराबर के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी प्लस के 2a, एफ डी बराबर के एफ डी इक्वल टू पी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस के 2 इंटू ए टी। ए क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे ए को अपन को याद रखना है कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो ए है, और टी क्या चीज़ है, इसकी जो थिकनेस है, कितना बेल्डेड अपन ने किया है, ये पूरा बेल्डेड है। बेल्डेड सेक्शन का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेके आए हैं। एफ डी आ गया, एफ टी बराबर टी अपॉन आई पी मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, के इंटू एस इंटू एल। इफेक्टिव एस क्या चीज़ है, साइज ऑफ द बेल्ट होगा। उसके बाद में एफ आर की वैल्यू है वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, और ये किससे कम होनी चाहिए, डिजाइन स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। उसके बाद में आता है डिजाइन स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25। तो दोस्तों यहाँ पे किस में कैलकुलेट किया है, सीयरिंग में, तो सीयरिंग में ही फेल होगा। उसके बाद में है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है दोस्तों वो एसेंट्रिक कनेक्शन के केस में। टाइप नंबर 4 में इसमें क्या किया है दोस्तों, बेल्डेड भी किया है और इन प्लेन भी लोडिंग नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस केस में कैसे डील किया है उसने, इस पूरे सेक्शन को, उस पूरे सेक्शन को इसका जो साइड भी दिखाया है, साइड भी दिखा करके उसका प्लान ड्रॉ किया है। प्लान ड्रॉ में किया है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी डिस्टेंस है, और ये एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू टी, इसकी क्या चीज़ है, थिकनेस है, ये बेल्डेड की थिकनेस की है जो ये टी है। तो आई एक्स एक्स बराबर के इक्वल टू टी डी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एम ओपन आई इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग जनरेट होगा, तो बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस आएगा वो, और डायरेक्ट के कारण जितना स्ट्रेस आएगा वो, उन दोनों का समेसन करके अपन क्या कर लेंगे, टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद में जो सीयरिंग आएगा उससे डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ है, उससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, कम होगी तो सेफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि कॉर्डल कुछ अपन को प्रोविजन देता है। क्या प्रोविजन देता है दोस्तों, कि बाई मैक्सिमम क्या है, टोटल डिस्टेंस डी है तो डी/2, एफ डी बराबर के पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इंटू डे। एक का एरिया कितना है, टी इंटू डी, दो का एरिया कितना है, 2 इंटू डी इंटू टी, एम ओपन आई इक्वल टू सिग्मा ओपन बाई, तो पर यूनिट एरिया कितना है, 3 इंटू एफ डी। एफ डी प्लस सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन कितना लिया है, 3, किसके साथ में, डी के साथ में, डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण, और ये लेस देन कितना होना चाहिए, एफ बाई डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द एसेंट्रिक कनेक्शन। एसेंट्रिक कनेक्शन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्या क्या जनरेट हो रही है उसके लिए एसेंट्रिक इक्वेशन या फिर इंटरेक्शन इक्वेशन, जो चार्ट ग्राफ बनता है B/B0 T/T0 के बीच में। तो दोस्तों इस ग्राफ को अपन को याद रखना है कि ये वैल्यू कितना आता है, इधर भी बनाता है और इधर भी बनाता है, और इन दोनों का समेशन करते हैं B/BA प्लस के T/TA लेस देन होना चाहिए किससे, 1.4 के। इन दिस द बोल्ट सब्जेक्टेड टू द टेंशन एंड शियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या कर रहा है, ये बी और टी क्या है, अलाउबल शियर एंड टेंशन फोर्स, बी और टी क्या चीज़ है, शियर एंड टेंशन इन द बोल्ट। बी ए क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, अलाउबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें क्या होता है कि बोल्ट में टेंशन और शियर दोनों तरह का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का समेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1.4 होना चाहिए। अलाउबल मतलब कि शियर और टेंशन बोल्ट में है, और अलाउबल कितना है, इन दोनों का रेशो है शियरिंग और टेंशन के लिए, तो वो लेस देन होना चाहिए किससे, 1.4 से। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपन दोस्तों फेलियर ऑफ कनेक्शन के दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने क्या किया है कि कनेक्शन का डिजाइन कर लिया, स्ट्रेंथ कर ली, और उसके बाद एसेंट्रिक कनेक्शन भी कर लिया, और उसके बाद में अपन ने जो जनरल टर्म है वो भी कर ली, बेसिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो अपन काम आएगा वो भी कर लिया दोस्तों। अपन आज कनेक्शन कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो अब अपन दोस्तों आते हैं फेलियर ऑफ कनेक्शन के ऊपर, कि रिपीटेड कनेक्शन कैसे फेल होगा, वोल्टेड कनेक्शन कैसे फेल होगा, और जो भी जनरल टर्म है दोस्तों अपन उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग रह गई है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए दोस्तों। और पूरा देखेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है, मैंने रिवीजन पर्पज़ से बनाए हैं, तो आपके भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, आगे बात करते हैं दोस्तों फेलियर ऑफ कनेक्शन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों फेलियर ऑफ रिपीटेड कनेक्शन के लिए। तो फेलियर ऑफ रिपीटेड कनेक्शन है तो दोस्तों ये किसके कारण हो सकता है कि दोस्तों या तो फेलियर हो जाए किसका, प्लेट का फेलियर हो जाए, या दोस्तों किसका फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ रिवेट का फेलियर हो जाए। तो दोस्तों पहला है कि फेलियर ऑफ
प्लेट। तो फेलियर ऑफ प्लेट ड्यू टू द इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस, मतलब कि क्या है दोस्तों कि मैंने जो डिज़ाइन किया है उसमें मैंने क्या किया है, एज डिस्टेंस है वो क्या दिए, एज डिस्टेंस जो है मैंने दोस्तों जैसे कि मेरा एज डिस्टेंस है और एंड डिस्टेंस है, दोनों को मैंने क्या दिया कम। इसके कारण क्या होता है, प्लेट फेल होने के चांस रहते हैं दोस्तों। तो एक तो जो फेलियर ऑफ प्लेट है, फेलियर ऑफ प्लेट में किसके कारण फेल हो सकता है दोस्तों, इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस के कारण फेल हो सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ना ये इस जगह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस किस के कारण फेल हो सकता है। तो इसमें एज के कारण फेल हो रहा है, तो जैसे ये मेरा प्लेट है, प्लेट पे ये लोडिंग लग रहा है, लोडिंग का इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मैंने दिया है वोल्ट से लेकर के एज तक, तो वो डिस्टेंस है एज डिस्टेंस। अगर मैंने सफिशिएंट नहीं दिया तो मेरा सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि टीयरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट ड्यू टू द इनसफिशिएंट पिच। अब दोस्तों मैंने क्या किया है कि इनसफिशिएंट पिच दिया है, तो मैंने क्या दिया है कि सफिशिएंट पिच नहीं दिया, तो उसमें भी केस में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि जो पिच होना चाहिए था जितना उतना नहीं होगा और सीयर कंसंट्रेशन होगा, जिससे कि क्या होगा वहाँ से सेक्शन होता है वो फेलियर होने लग जाता है। अब दोस्तों एक है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बी माइनस के एन इंटू डी नॉट इंटू टी इंटू सिग्मा एस टी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है दोस्तों फेलियर ऑफ रिवेट। फेलियर ऑफ रिवेट, फेलियर ऑफ रिवेट किस में हो सकता है, सीयरिंग में, फेलियर ऑफ रिवेट इन बियरिंग में। तो दोस्तों देखो मैंने क्या किया है कि ये मेरी प्लेट थी, ये मेरी प्लेट थी, दोनों यहाँ से क्या करेंगे, लोड अप्लाई करूँगा तो लोड कैसे जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो सीयरिंग प्लेन है उस जगह क्या होगा दोस्तों, एक सीयर स्ट्रेस जनरेट होगा जो इस पर क्या करेगा, सीयरिंग जनरेट करेगा। तो दोस्तों इस पे जो सीयरिंग जनरेट होगा वो इस टाइप से जनरेट होगा और इसकी वैल्यू सिग्मा एस टी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर होगा इन केस ऑफ द रिविट। अगर मैं बियरिंग की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों इसका जो ये एरिया है उस पर क्या करता है, जो प्लेट है वो बियरिंग फोर्स जनरेट करती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बी आर मल्टीप्लाई बाई डी आर नोट इंटू टी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के बियरिंग में फेल हो सकता है, सीयरिंग में फेल हो सकता है, फेलियर ऑफ प्लेट हो सकता है। प्लेट किस कारण से फेल हो सकती है, एज डिस्टेंस इनसफिशिएंट होती है, या फिर क्या होता है अपना जो पिच है अपन ने जो क्या है कम प्रोवाइड कर रखा है, तो उस हिसाब से भी फेल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फेलियर ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों बोल्टेड कनेक्शन किसके कारण हो सकता है, शियर फेलियर ऑफ द जॉइंट या बोल्ट, बियर फेलियर ऑफ द जॉइंट, बियरिंग में मतलब कि जॉइंट क्या है कि बियरिंग फेलियर में फेल हो सकता है, बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट हो सकता है, बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट हो गया, टेंशन फेलियर ऑफ द मतलब कि टेंशन में फेलियर हो सकता है बोल्ट का, टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट हो सकता है, बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट हो सकता है और ब्लॉक शियर फेलियर हो सकता है दोस्तों, जिसके बारे में अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन को इन चीज़ों को याद रखना है कि सीयरिंग में फेल हो सकता है, जॉइंट भी फेल हो सकता है, बोल्ट भी फेल हो सकता है, बियरिंग में फेलियर हो सकता है किसका, जॉइंट का, बियरिंग में फेलियर हो सकता है प्लेट का, क्योंकि जॉइंट है तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, प्लेट जुड़ी हुई है, नट जुड़े हुए हैं या फिर उसका प्लेट जुड़ी हुई है, बोल्ट जुड़ा हुआ है, तो दोनों फेल हो सकते हैं ना। टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट है, ब्लॉक शियर फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे जो दोस्तों ये रिप्रेजेंट किया है कि बियरिंग फेलियर ऑफ द जॉइंट और बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। तो जॉइंट यहाँ पे क्या दोस्तों, जैसे कि ये स्ट्रक्चर फेल होती है, मेरा बोल्टेड था लेकिन उस जगह से क्या होता है वो ऐसे ऐसे डिस्प्लेस होकर के और इस जगह से ऐसे प्लेट में एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है और जो क्या होता है क्रैशिंग हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट, अगर प्लेट में टेंशन में फेलियर हो रही है तो इस प्रकार से क्रैक जनरेट हो जाती है और क्रैक जनरेट होकर के वहाँ पे क्या करता है, पूरा प्लेट फेल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सीयर टीयर आउट ऑफ द प्लेट, मतलब कि टीयर आउट ऑफ द प्लेट हो जाती है, जैसे कि वोल्ट है वो पूरा ऐसे पूरा लोड ज़्यादा लोड लग रहा है तो ये पूरे यहाँ से क्या करेंगे, एक तरह से चपड़ी सी बन जाती है, साइड में इकट्ठी हो जाती है एक जगह से, तो वो क्रैश कर जाता है पूरा। अब दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद में आता है कि जैसे कि मेरा ब्लॉक शियर फेलियर की बात करते हैं, तो ब्लॉक शियर फेलियर की बात करते हैं दोस्तों, ये मेरा एक कनेक्शन है, इसमें मैंने क्या किया, गसट प्लेट से ऐड कर रखा है और यहाँ पे मेरा एक पूरा बोल्टेड कनेक्शन था, तो बोल्टेड कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक बोल्ट यहाँ पे था, एक बोल्ट यहाँ पे था, एक बोल्ट यहाँ पे था। अब मेरा पूरा क्या करता है दोस्तों, इस जगह से मेरा पूरा एक प्लेट थी, तो इस दोस्तों इसमें क्या किया है कि इस जगह से ये मेरा पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा यहाँ से निकल के चला गया, ब्लॉक ही पूरा डिस्प्लेस हो गया, पूरा सेक्शन चला गया, ये पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन इधर रह गया पूरे प्लेट से लेकर के, और ये पोर्शन, तो ये क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक शियर फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अपन अब जो कुछ टॉपिक मतलब पॉइंट्स रह गए थे उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिवेट में हॉट ड्राइवन फील्ड रिवेट, हॉट ड्राइवन फील्ड रिवेट
और कोल्ड ड्राइवन रिवेट। तो क्या दोस्तों इसमें क्या होता है कि हॉट ड्राइवन फील्ड रिवेट में तो अपन का क्या होता है कि हॉट कंडीशन में लगाया जाता है, जबकि कोल्ड ड्राइवन रिवेट होता है उसका कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं अपन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को लेकर के कंसीडर किया जाता है। हॉट ड्राइवन सॉप रिवेट और हैंड ड्राइवन रिवेट, हॉट ड्राइवन सॉप रिवेट और हैंड ड्राइवन रिवेट दोनों हो सकते हैं, और पावर ड्राइवन रिवेट। तो दोस्तों ये कुछ टाइप ऑफ रिवेट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपन को ये याद रखना है कि हॉट ड्राइवन है तो उसमें तो हॉट कंडीशन में, और जो कोल्ड ड्राइवन है उसमें अपन को क्या है नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कंसिडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों हॉट ड्राइवन एट द हॉट टेम्परेचर स्ट्रेंथ ऑफ द कोल्ड ड्राइवन रिवेट इज मोर देन हॉट ड्राइवन रिवेट। तो दोस्तों जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कोल्ड ड्राइवन रिवेट है उसकी स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होती है, हॉट ड्राइवन रिवेट से ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट मींस नो होल इन दैट प्लेट। अगर कहीं पे भी अपन को स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि सॉलिड प्लेट का मतलब है कि उस प्लेट में कहीं पे भी होल नहीं किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, शेप ऑफ बेल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो दोस्तों ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स क्या होता है गुड इन स्टैटिक कंडीशन, और कॉनकेव होता है गुड इन द डायनेमिक कंडीशन। फेलियर इन द डायनेमिक ब्रिटल फेलियर हो जाता है, चूँकि ब्रिटल कंडीशन की होती है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि दोस्तों जो कॉन्वेक्स टाइप की होती है वो स्टैटिक लोडिंग के लिए अच्छी रहती है, और ये कॉनकेव होती है वो डायनेमिक लोडिंग के लिए अच्छी होती है। और जो ब्रिटल फेलियर होता है कॉन्वेक्स में, तो ये फेलियर हो जाती है किसमें, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन में। दोस्तों अब रेनफोर्समेंट की, जैसे कि एक रेनफोर्समेंट ये मेरी प्लेट थी, ये मेरा कोई कनेक्शन था, इस कनेक्शन को इसमें मैंने ऐड करना है। तो दोस्तों जो ऊपर जो बेल्डिंग करते हैं ना वो मैक्सिमम साइज 3 mm तक अपन इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। एंड रिटर्न्स की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे कि एंड रिटर्न्स की बात करते हैं, तो एंड रिटर्न्स में मैंने क्या किया है, इसको प्लेट को ऐसे मेरे को जोड़ना है, बेल्ड किया है, बेल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बेल्डिंग करूँगा, जैसे कि इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे मैंने बेल्डिंग किया। तो इनकी जो बेल्ट की साइज़ रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है दोस्तों, 2S में मैक्सिमम साइज़ रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एंड रिटर्न हुआ, ये रेनफोर्समेंट हुआ, और कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स अच्छा होता है स्टैटिक लोडिंग के लिए, और कॉनकेव होता है डायनेमिक लोडिंग के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन आपको और आपकी फैमिली को। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक्निकल का ये स्टील स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें अपने कनेक्शन को इंक्लूड किया है, और नेक्स्ट चैप्टर में अपन दोस्तों टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम एंड अपना जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह है उनको भी, प्लेट गडर है, उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं सर्वे का जो अपना वीडियोज़ है या PDF है उनका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, तो आप सर्वे के वीडियो देख सकते हैं, उनका एनालिसिस भी मैं कर चुका हूँ। ऑटोकैड का भी सीरीज चल रहा है, ऑटोकैड के भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। विदा लेता हूँ आज के लिए, थैंक यू।